नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डेली करंट अफेयर की क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है, जो MCQ की सीरीज चल रही है, जिसमें हम MCQ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और ये हमारी क्लास यूपीएससी, यूपी पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जल्द से जुड़ जाएं, प्लीज वीडियो को शेयर भी कर दें और जो लोग नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करते रहें। और ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर की, जो है कि हर एग्जाम में करंट अफेयर के बढ़ते महत्व को देखते हुए काउंसिल आईएएस परिवार ने आपके लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है। आप लोग लगातार बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज चल रही है। इस क्लास को शुरू करूं उससे पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं कि हमारे यहाँ सुबह की बैच की सफलता के बाद अब शाम के बैच स्टार्ट हो रहा है, जो 4:30 बजे 24 मई से शाम 4:30 बजे एक बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें रणनीतिक पर चर्चा के साथ ये बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी यूपीएससी की तैयारी या यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाह रहे हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाह रहे हैं, वो आकर के हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। आपको ज्ञात होगा कि इलाहाबाद की सबसे पुरानी संस्था द काउंसिल आईएएस सैकड़ों आईएएस पीसीएस को दी हुई है, अब आज भी वो कायम है। अपने को बेहतर फैकल्टी के साथ जानी गई है ये काउंसिल, और बेहतर फैकल्टी के साथ एक बार पुनः बेहतर ढंग से फिर से आप लोगों को सफलता में एक शाम की मीटिंग में बैच स्टार्ट किया जा रहा है। इसमें आप लोग आकर के एडमिशन ले लीजिए और अपने लक्ष्य को सार्थक कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हर साल अंतरराष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान से देखिएगा, ये हर साल पूछ रहा है अंतरराष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 10 मई, बी है 12 मई, सी है 14 मई और डी है 16 मई। तो आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, जो पौधे हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और उनके बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए 12 मई को अंतरराष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में नामित किया। ये चर्चा का विषय रहा। तो हर साल जो है ये अंतरराष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस 12 मई को मनाया जाएगा, ऐसा संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा किया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने क्यों इसको घोषणा किया है, तो मैंने आपको बताया कि पौधों के स्वास्थ्य के लिए, जो स्वास्थ्य उनके हैं उनकी रक्षा के लिए, और उसके बारे में जो वैश्विक जागरूकता है पौधों के बारे में, उसको बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 12 मई को अंतरराष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस को मनाने की जो है के रूप में नामित किया। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अगर आप देखेंगे तो ये कहता है कि पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा से जो है भूख को समाप्त करने में एक मदद मिलेगी आपको। अगर पौधों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो उससे भूख को समाप्त करने में एक मदद मिलेगी। गरीबों को गरीबी जो है उसको कम करने में मौका मिलेगी अगर पौधे स्वस्थ रहते हैं। तो जैव विविधता और पर्यावरण की रक्षा करने में और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में इससे मदद मिलेगी। तो आप देख रहे हैं कि पौधों की रक्षा से इतने फायदे दिखाए जा रहे हैं। तो इसलिए बताया जा रहा है कि इसके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में 12 मई को नामित किया है। इसलिए इसका सही उत्तर आपको दिखाई देगा बी। तो बी इसका सही उत्तर है। अब अगर आपको बात करें एक तथ्य की, तो आप देखेंगे हर साल कीटों और बीमारियों के कारण 40% तक आप देखेंगे खाद्य फसलें नष्ट हो जाती हैं। इसी संबंधित एक फैक्ट आपको ध्यान रखना। तो 12 मई इसका उत्तर सही है, यानी बी आपको ऑप्शन सही दिख रहा है। देखिए, तो ये 12 मई 2022 को मनाया जा रहा है, अभी मनाया गया है। पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए 12 मई को अंतरराष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस नामित किया गया। और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा से भूख को समाप्त करने, गरीबी को कम करने, जैव विविधता और पर्यावरण की रक्षा करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। और हर साल कीटों और बीमारियों के कारण 40% तक खाद्य फसलें नष्ट हो जाती हैं। ये अन्य तथ्यों में आपको ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है।
सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश को 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन ऑथराइज यानी AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। एक बार पुनः आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस देश को 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन ऑथराइज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ऑप्शन ए है भारत, बी है रूस, सी है श्रीलंका और डी है ताइवान। तो आपको बता दें कि भारत को सर्वसम्मति से 2022 से 24 के लिए चेयर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन ऑथराइज यानी AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसलिए इसका सही उत्तर आपको दिखाई देगा ए यानी भारत। वर्तमान में अगर बात करें तो 20 एशियाई चुनाव प्रबंधन निकाय जो है इसके सदस्य हैं, यानी ये जो एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन ऑथराइज्ड है इसके आप देखेंगे 20 एशियाई चुनाव प्रबंधक निकाय इसके सदस्य हैं। और भारत का जो चुनाव आयोग, जो भारत का इलेक्शन कमीशन है, ये जो है इसके संस्थापक सदस्यों में से एक। किसके संस्थापक सदस्यों में से? तो ये एशियाई चुनाव प्रबंधन जो निकाय है इसके संस्थापक जो है सदस्य हैं। अब ये किसका है एशियाई चुनाव प्रबंधन निकाय? तो ये है AAEA का, यानी एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन ऑथराइज्ड का ये एक निकाय है। अब अगर बात करें नए सदस्यों की तो इसमें जैसे रूस, श्रीलंका, ताइवान दिया गया है। तो रूस, श्रीलंका, ताइवान, फिलीपींस, मालदीव और उज्बेकिस्तान इसके नए सदस्यों के रूप में चुने गए। तो अध्यक्ष किसको चुना गया है 2022 से 24 के लिए? तो भारत को चुना गया है, जबकि रूस, श्रीलंका, ताइवान, फिलीपींस, मालदीव और उज्बेकिस्तान इसके नए सदस्य के रूप में चुने गए हैं। इसलिए से इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, यानी भारत। देखिए, तो भारत को सर्वसम्मति से 2022 से 24 के लिए चेयर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन ऑथराइज्ड यानी AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और वर्तमान में 20 एशियाई चुनाव प्रबंध निकाय यानी EMB AAEA के सदस्य हैं। और भारत का चुनाव आयोग यानी ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया AAEA के EMB का संस्थापक आपको सदस्य दिखाई दे। नए सदस्यों में कौन से हैं? रूस, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान और फिलीपींस आपको दिखाई दे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि हाल ही में राज्य सरकार की 4 योजनाओं की उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए किस राज्य में उत्कर्ष समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया? ध्यान से देखें कि हाल ही में राज्य सरकार की 4 योजनाओं की उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए किस राज्य में उत्कर्ष समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, बी है मध्य प्रदेश, सी है गुजरात और डी है अरुणाचल प्रदेश। तो आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भरूच जिले में आयोजित उत्कर्ष समारोह कार्यक्रम को वर्चुअली जो है संबोधित किया है। अब ये जो है जो गुजरात के भरूच में आयोजित किया गया है ये जिले में जो है राज्य सरकार की 4 प्रमुख योजनाओं 100% संतृप्ति के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। यानी वहां जो 4 योजनाएं गुजरात सरकार की लागू की गई उसमें 100% संतृप्ति उसने अपने मतलब के लक्ष्य को उसने हासिल कर लिया है। इसलिए उस उपलक्ष्य में यह उत्कर्ष समारोह आयोजन गुजरात में किया गया। अब इस 4 योजनाओं की बात करें तो एक योजना गंगा स्वरूप आर्थिक सहायता योजना है, दूसरी है इंदिरा गांधी बृहद सहाय योजना है, तीसरा है इंदिरा बृहद आर्थिक सहाय योजना है और चौथा है राष्ट्रीय कुटुंब सहाय योजना। तो ये किस राज्य में इसको आयोजित किया गया? तो सी ऑप्शन इसका सही है, यानी गुजरात में इसको आयोजित किया गया। देखें आप, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भरूच में आयोजित उत्कर्ष समारोह कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया और जिले में राज्य सरकार की 4 प्रमुख योजनाओं की 100% संतृप्ति के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। 4 योजनाओं में गंगा स्वरूप आर्थिक सहायता योजना, इंदिरा गांधी वृद्ध सहाय योजना, इंदिरा वृद्ध आर्थिक सहाय योजना और राष्ट्रीय कुटुंब सहाय योजना शामिल है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैटलीन नोवाक को हाल ही में किस देश की पहली महिला और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? फिर से देखेंगे कि कैटलीन नोवाक को हाल ही में किस देश की पहली महिला और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है?
ऑप्शन ए है फिलीपींस, बी है कनाडा, सी है सुमात्रा और डी है हंगरी। तो आपको बता दें कि हंगरी की संसद ने जो है, हंगरी की संसद ने कैटलीन नोवाक को देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना। यानी कैटलीन नोवाक हंगरी की देश की पहली महिला आपको राष्ट्रपति के रूप में दिखाई देंगी और ये सबसे कम उम्र की भी महिला आपको दिखाई देंगी। मात्र 44 वर्ष की ये नोवाक, हंगरी जो है नोवाक, ये हंगरी की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनी है। तो सबसे कम उम्र में इन्होंने बनी है। अब इनकी उम्र कितनी है? 44 साल। इसलिए इसका सही उत्तर आपको डी दिखाई देगा, यानी हंगरी आपको दिखेगा। देखो ये नोवाक आपको दिखाई देगी, कैटलीन नोवाक देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हंगरी की, और 44 वर्षीय नोवाक हंगरी की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी ये हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके स्क्रीन पर 5 नंबर है। ये कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा टमाटर फ्लू किस राज्य के लिए स्थानिक है, यानी इंडेमिक आपको दिखाई देगी। तो हाल ही में खबरों में रहा टमाटर फ्लू किस राज्य के लिए स्थानिक है? ऑप्शन ए है केरल, बी है तमिलनाडु, सी है उड़ीसा और डी है सिक्किम। तो आप देखेंगे केरल में हाल ही में जो है टमाटर फ्लू देखने को मिला। इसके प्रकोप से केरल में जो ये टमाटर फ्लू का प्रकोप आया, इससे भारत सरकार यानी भारत के जो अन्य राज्य है उन लोगों ने इस बीमारी को रोकने के लिए निगरानी बढ़ा दिया है। टमाटर फ्लू बीमारी को रोकने के लिए भारत के अन्य राज्यों ने इसको निगरानी को बढ़ा दिया है कि ये बीमारी न आने पाए। अब ये देखा कहाँ गया? तो ये देखा गया है केरल में। और टमाटर फ्लू की अगर बात करें तो ये एक दुर्लभ वायरल बीमारी है। इसमें आप देखेंगे तो बुखार हो जाएगा, त्वचा में जलन होने लगती है, इसमें चकत्ते पड़ जाते हैं और निर्जली का कारण ये बन जाता है। तो निर्जलीकरण वो हो जाता है। अब ये जो रोग होता है टमाटर फ्लू, ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? जो 5 साल से कम उम्र का बच्चा है उसको ये रोग प्रभावित करता है टमाटर फ्लू। और उस बच्चे में आप देखेंगे तो बुखार आएगा, उसको त्वचा में जलन होने लगेगी और चकत्ते उसके शरीर में पड़ जाएगा और निर्जलीकरण हो जाने, जल की आपको दिखाई देगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका नाम टमाटर फ्लू इसलिए भी रखा गया क्योंकि इसके नाम से आप देखेंगे जो चकत्ते पड़ते हैं तो बड़े लाल रंग के फफोले पड़ जाते हैं, जिस कारण इसको नाम टमाटर फ्लू रखा गया। इसके लिए अभी तक कोई विशिष्ट दवा नहीं है और संक्रमित बच्चों को लेकिन इसमें आइसोलेट किया जा सकता है क्योंकि अन्य फ्लू प्रकारों की तरह यह भी एक संक्रामक रोग आपको दिखाई देगा। तो इसका सही उत्तर आपको कहां मिल गया? केरल में इसको दिखाई दिया है। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। देखिए आप, ये रोग आपको दिखाई दे रहा है टमाटर फ्लू, एक बच्चे को दिखाया गया है जिसमें पड़ा हुआ है, लाल लाल चकत्ते पड़े हैं। इसी चकत्ते के कारण इसको टमाटर फ्लू नाम दिया गया है। तो केरल के लिए स्थानिक टमाटर फ्लू के प्रकोप देखे गए, जिससे राज्य सरकारों ने, अन्य राज्य सरकारों ने इसके लिए निगरानी बढ़ा दिया है। और टमाटर फ्लू एक दुर्लभ वायरल बीमारी है जो बुखार, त्वचा में जलन, चकत्ते और निर्जली का कारण बनती है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करती है और इसके लिए कोई विशिष्ट दवा नहीं है। संक्रमित बच्चों को आइसोलेट किया जा सकता है क्योंकि अन्य फ्लू प्रकारों की तरह यह भी संक्रामक है, जैसा हमने आपको बताया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्या है? यह कह रहा है कि नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर की क्लास आपके लिए चल रही है और हमने आपसे कई बार बोला है कि क्वेश्चन वहीं से आते हैं जो फर्स्ट हो या लास्ट हो या इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एंड लास्ट एंड इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन आते हैं, तो मैं इन सारी घटनाओं पर नजर रखता हूं, वहीं से क्वेश्चन देता हूं आपको, तो इनको ध्यान रखना है। तो नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? ऑप्शन ए है उत्तर कोरिया, बी है दक्षिण कोरिया, सी है चीन और डी है उज्बेकिस्तान। तो आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस जो सर्विस है, यानी दक्षिण कोरिया की जो नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस है, जिसको NIS शॉर्टकट में बोला जाता है, नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाली एशिया की पहली एजेंसी बन गई। तो एशिया की पहली एजेंसी दक्षिण कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस है जो नाटो में के साइबर रक्षा समूह में शामिल हुई। अगर बात करें तो दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरिया लगातार चीन और उत्तर कोरिया से साइबर खतरों का सामना कर रहा है। इसको देखते हुए इसके लिए एक अच्छा प्रयास है, एक अच्छा इसके लिए मौका है। अब अगर बात करें नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस की जो दक्षिण कोरिया की है, ये जो है
नाटो के कॉम्पिटिटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सलेंस के लिए एक योगदान कर्ता भागीदार के रूप में भी स्वीकार इसको किया गया। तो आपको पता चला कि दक्षिण कोरिया नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाली पहला एशियाई देश आपको दिखाई देगा, यानी दक्षिण कोरिया। तो इसका सही उत्तर आपको बी दिखाई दे रहा। देखिए आप, दक्षिण कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाली एशिया की पहली एजेंसी बन गई। NIS यानी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस को नाटो के कॉम्पिटिटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सलेंस यानी CCDCOE के लिए एक योगदानकर्ता भागीदार के रूप में स्वीकार किया गया। इस तरह से इसका आपको दिखाई दिया कि दक्षिण कोरिया सही उत्तर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। यह कह रहा है कि हाल ही में सुर्खियों में रहने वाली जैव विविधता वाली आर्द्रभूमि सावा झील किस देश में स्थित है? तो सावा झील चर्चा में रहती है। अब एक आर्द्रभूमि वाली ये जो है जैव विविधता वाली आर्द्रभूमि है सावा झील। ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में सुर्खियों में रहने वाली ये जो सावा झील है किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए है ईरान, बी है सऊदी अरब, सी है इराक और डी है भारत। तो आपको बता दें कि सावा झील इराक में स्थित है सावा झील। अब यह एक जैव विविधता वाली आर्द्रभूमि है। अब यह जो है मुख्य रूप से मानव गतिविधि और जलवायु परिवर्तन के कारण गायब हो गई। तो ये सावा झील गायब हो गई है। क्यों गायब हो गई? क्योंकि मानव गतिविधि और जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ है। ये 5 वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई थी झील। अब ये 2014 से सूख रही थी लगातार, 2014 से सूख रही। अब इसका कारण है जलवायु परिवर्तन और बढ़ता तापमान, जिस कारण ये सावा झील सूखी है और चर्चा में ये बनी रही। अब ये कहाँ की है? इराक की है। अब बात करें तो इस क्षेत्र में कृषि के लिए अवैध रूप से खोदे गए 1000 से अधिक कुएं और झील के पास निर्मित जो सीमेंट और नमक कारखाने हैं उन्होंने भी महत्वपूर्ण मात्रा में यहाँ से पानी निकाला था, जिस कारण भी इसमें सूखा पड़ा है। इसका सही उत्तर सावा झील किस देश में स्थित है? तो ये इराक में स्थित है। ऑप्शन सी आपको सही दिखाई दे रहा है। देखें ये सावा झील आपको दिखाई दे रहा है जो सूख गई है। तो सावा झील इराक में स्थित एक जैव विविधता वाली आर्द्रभूमि है। यह मुख्य रूप से मानव गतिविधि और जलवायु परिवर्तन के कारण गायब हो गई। मेंस में भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हुए आपको नजर आएंगे, सावा झील के संदर्भ में या जलवायु परिवर्तन की एक समस्याओं के रूप में या उसके परिणाम के रूप में आपको लिखते समय इन सब का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको कोई भी चीजें हैं यूपीएससी में खाली नहीं जाती, कहीं न कहीं उसका उपयोग हो ही जाता है। तो ये ध्यान आपको रखना है। 5 वर्ग किलोमीटर की यह झील 2014 से सूख रही है। और इसका कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन और बढ़ता तापमान। भारत सहित विश्व की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक जलवायु परिवर्तन आपको दिखाई देगा और टेम्परेचर जो बढ़ता है ये आपको दिखाई देगा। गर्मियों का प्रकोप जिस तरह से दिखाई दे रहा है, ये तापमान जिस तरह से बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि धरती जल्द नजदीक है। इसमें बर्फ पिघल रहे हैं तेजी से। बर्फ पिघलने के कारण आप देखेंगे समुद्र के जल स्तर में कहीं वृद्धि हो रही है, तो कहीं बढ़ते तापमान से जो छोटी नदियां हैं या जो छोटी झीलें हैं वो आप देखेंगे तो लुप्त भी हो रही है। आप देखेंगे हर जगहों पर पानी की कमी दिखाई दे रही है। तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बढ़ता तापमान आप देखेंगे तो ये सारी समस्याएं आपको दिखाई देंगी। आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी में इसका विस्तार से अध्ययन कर चुके होंगे, तो वहां से संबंधित ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है। यह कह रहा है कि किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? ध्यान देंगे आप, किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है बालकृष्ण दोषी, बी है अजय भट्ट, सी है प्रेमनाथ और डी है चार्ल्स कोरिया। ये ऑप्शन 4 दिए गए। तो आपको बता दें कि वास्तुकार हैं बालकृष्ण दोषी को रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर द्वारा प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया। और ये जो प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 है, ये जो है आप देखेंगे वास्तुकला के लिए दुनिया का सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। वास्तुकला के क्षेत्र में दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल। और इस किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर द्वारा प्रदान किया जाता है। और 2022 से में इसको किससे सम्मानित किया गया? तो बालकृष्ण दोषी को इसको सम्मानित किया गया।
और बालकृष्ण दोषी के बारे में बात करें तो ये रॉयल गोल्ड मेडल और प्रिट्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले आपको पहले व्यक्ति दिखाई देंगे। और इनको आप देखेंगे तो वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी इनको बोला जाता है, ये जो पुरस्कार आपको दिख रहे हैं। तो इस तरह इसका सही उत्तर आपको ए दिखाई देगा, बालकृष्ण दोषी। ये बालकृष्ण दोषी की आपको फोटो दिखाई दे रही है कि वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर का द्वारा प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया। यह रॉयल गोल्ड मेडल और प्रिट्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति भी है, जिसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोग बने रहिए लगातार और प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें आप अन्य लोगों को। और हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो गया, आप लोग आकर के एडमिशन लेकर के उसको ज्वाइन करिए और आप लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।